हेलो बेटा, जो हीट ट्रांसफ़र का जो अपना जो लेक्चर सीरीज चल रही थी उसका बेटा आज लास्ट लेक्चर है और इसमें हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बचा हुआ था, उसको कंटिन्यू करते हैं। देखो बेटा, जो हम दो चीज़ों के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हीट ट्रांसफ़र, है ना, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र में और रेट ऑफ कूलिंग में, दोनों में डिफरेंस है। हमने कहा था कि भाई जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र की जो हम बात कर रहे थे वो हमने लिखा था बेटा dQ/dt, है ना, और इसकी यूनिट हमने क्या कही थी, जूल पर सेकेंड, यानी कि एक सेकंड के अंदर कितनी हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, दैट इज़ द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। और जो रेट ऑफ कूलिंग हमने कहा था D∆T/T, यानी कि इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, केल्विन पर सेकेंड या फिर डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड, कि पर डिग्री सेल्सियस कितना तापमान घटा या बढ़ा, ये आपको ऑब्वियस रेट ऑफ कूलिंग की बात करें तो ये टेम्परेचर डिक्रीज ही हो रहा होगा। क्लियर है ये बात? तो ये डिफरेंस था दोनों के बीच में, किस किस के बीच में, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र और दूसरा जो आपका रेट ऑफ कूलिंग है उसके अंदर। तो जो रेट ऑफ कूलिंग है उस पर न्यूटन साहब ने लॉ दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जिसको हम कह रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि जो भी रेट ऑफ कूलिंग है किसी भी बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके बेटा, जो भी टेम्परेचर डिफरेंस है किसका, बॉडी का और सराउंडिंग का, ऐसा उन्होंने कहा था ना। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें आप याद करो कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से भी ऐसी चीज़ें आई थी। चलो, तो कहता है कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेस ऑफ द टेम्परेचर T-T0 ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। तो हमने उसको क्या लिखा कि -dT/dt। ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कूलिंग की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर घट रहा होगा बेटा, घटेगा तो ये क्वांटिटी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। इज प्रोपोर्शनल टू T-T0। T इज़ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड T0 इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स। अगली जो बात है वो कह रहा है कि जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है बेटा वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, वो कह रहा है कि नेचर पे डिपेंड करेगा और एरिया ऑफ द रेडिएटिंग सरफेस, जो बॉडी रेडिएट कर रही है हीट को उसके सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करेगा, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। नॉर्मली जो भी ये एक्सपेरिमेंट्स है बेटा जो ये हम करते हैं स्टिल एयर के अंदर, और जो न्यूटन लॉ है दैट होल्ड्स गुड अराउंड अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर क्या हो, जब एयर जो है जो भी आपका कॉन्टिन्यूस मोशन में अगर होगा तो उस केस में वो हाइयर टेम्परेचर डिफरेंस पे भी वैलिड होगा। अब जरा इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस बेटा हम करते हैं, यहीं से बात करेंगे इसका। अब वेरिफिकेशन बता रहा हूँ जरा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की डेफिनेशन तो इसकी यही थी। अब इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं, प्लस या आप इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कह सकते हैं कि इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं सर। देखो बेटा, भाई ये बात हमने देख लिया कि dQ/dt है ना बेटा, dQ/dt क्या है आपका, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T-T0। ये बात समझ में आ गई। क्यों यहाँ पे बेटा क्या चीज़ है, क्यों यहाँ पे हीट है, ये वाली बात तो न्यूटन्स लॉ से आई ही थी हमारे पास। चलो अब आगे की बात देखो कि ये जो Q है, आप याद करो कि Q को आप कैसे लिखते थे, ms × ΔT, है ना, जो हीट एनर्जी थी उसको ऐसे लिखा जाता था। ये क्या था, ये बेटा टेम्परेचर था। तो भाई इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, -d/dt m × s × बेटा यहाँ का टेम्परेचर मैं कैपिटल T मान लेता हूँ, इसका इज़ प्रोपोर्शनल टू T-T0। तो भाई ये देखो यहाँ से क्या आ गया, ms तो बाहर आ गया, -ms d∆T/dt। ये देखो रेट ऑफ कूलिंग वाला एक्सप्रेशन बेटा आपको आता दिख रहा होगा, इज प्रोपोर्शनल टू T-T0। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैं कहता हूँ कि या तो जो ये वाली जो पहली वाली जो इक्वेशन है या फिर यहीं पे कर लो। चलो इसको, ये क्या आ गया बेटा, dt/dt is proportional to T-T0 upon m × s। ये एक्सप्रेशन आ गया बेटा आपके पास। तो भाई m ऐसा करो कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देता हूँ अगर मैं, और उसकी जगह है ना ये सबको k लिख देता हूँ मैं, इज़ इक्वल टू k × T-T0। ये एक्सप्रेशन आ गया।
वेयर के इज़ 1/ms, मैंने कांस्टेंट मान लिया बेटा उसको। तो जब ऐसा आ गया है तो उस केस में देखो आप कैसे लिख पाओगे बेटा इसको, dt बाई t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के dt। ये एक्सप्रेशन बेटा आ गया अपने पास। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड, dt ओवर t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटीग्रल dt। तो dt अपॉन ये तो x अपॉन वाली फॉर्मेट, dx अपॉन x वाली फॉर्मेट आ गई। इसका इंटीग्रेशन बेटा क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। ये फॉर्मेट आपका क्या आ गया, ये फॉर्मेट आपका जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र का था वो यहाँ से आया बेटा, या रेट ऑफ जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है वो एक्सप्रेशन ये आ रहा है, लॉग टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा बेटा, यानी कि अगर मैं बात करूँ ग्राफ बिटवीन लॉग टी माइनस टी नॉट वर्सेस टी की, तो बेटा ये कैसा ग्राफ आएगा, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद नेगेटिव स्लोप, with negative slope। ये बेटा log of t माइनस टी नॉट, बेटा टी नॉट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, भूलना नहीं है, और नेगेटिव स्लोप के साथ इस तरह का ग्राफ आपका आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के केस में। तो ये जो फॉर्मेट है ना, ये वाली जो फॉर्मेट है ये बहुत काम आती है बेटा, इंटीग्रल डी टी अपॉन टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटीग्रल डी टी, ये आपका बहुत काम आएगा। तो इस पर बेटा आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं, नोट करो एक बार आप इसको, फटाफट नोट कर लो। देखो बेटा ये क्वेश्चन कह रहा है कि two solid copper spheres of radii R1 15 cm and R2 20 cm are both at temperature of 60 degrees Celsius, and if the temperature of the surroundings is 50 degrees Celsius, you have to find the ratio of the heat loss per second from their surfaces and the rate of cooling initially। ये आपको बताना था। देखो भाई, तो पहले जरा क्वेश्चन में ये समझ लें कि पूछा क्या गया है। पहले पार्ट में पूछा गया कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, तो याद करो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र तो सर जो हम लिखते थे, याद करो H इज इक्वल टू क्या लिखते थे, के ए टी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई एल, या के ए डेल्टा थीटा बाई एल, ऐसे लिखते थे हम लोग, है ना। तो भाई यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कॉपर स्फेयर है, तो इस केस में कैसे लिखा जाएगा कि H1 बाई H2, देखो दोनों कॉपर ही हैं तो K की वैल्यू भी सेम रहने वाली, और लेंथ यहाँ पे रेडियस के बराबर रहने वाला है ना, सॉरी लेंथ तो सेम ही रहने वाली है दोनों के केस में, लेंथ की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। तो और टेम्परेचर डिफरेंस भी देखें अगर, तो टेम्परेचर डिफरेंस दोनों के लिए सेम है, तो H1 बाई H2 इज इक्वल टू A1 बाई A2 बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई R2 का स्क्वायर, है ना। टेम्परेचर डिफरेंस दोनों का सेम है, दोनों इनिशियल 60 पे, सिर्फ सराउंडिंग का 50 है, तो वो सेम रहने वाला है बेटा। तो ये बेटा आ जाएगा आपका फाइनली R1 बाय R2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 9 और ये 16। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया आपका। सेकेंड पार्ट जो है बेटा बी पार्ट में आपसे देखो क्या पूछा हुआ है। बी पार्ट में पूछा रेट ऑफ कूलिंग इनिशियली। रेट ऑफ कूलिंग का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ कूलिंग का मतलब तो डी टी बाई डी स्मॉल टी होता है। ये देखो, ये आपको याद होगा कि जब मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जब न्यूटन लॉ डिराइव कर रहा था तो याद करो कि हमने ऐसे लिखा हुआ था बेटा कि डी क्यू बाई डी टी माइनस का इज इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट। ये वाली फॉर्मेट हमने लिखी थी सबसे शुरू में। तो इस Q को मैंने एम.एस. डेल्टा थीटा लिख दिया था बेटा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, M1, और दोनों को कि कॉपर ही है, दोनों सेम है, तो M1 इंटू एस, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये मान लो डी टी बाई डी टी, ये पहले वाले का डिवाइडेड बाई M2 इंटू एस डी टी बाई डी स्मॉल टी, और ये दूसरे वाले के लिए क्या हो गया, ठीक है बेटा। तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं।
ये क्या हो गया बेटा माइनस ऑफ डी, आपको इसको अभी मैंने बताया कि इसको कैसे लिख देंगे एम एस डेल्टा थीटा वाली फॉर्म में, तो वो हो जाएगा m1 इंटू एस डी टी बाई डी टी, ये पहले वाले के लिए, डिवाइडेड बाई m2s डी टी बाई डी टी, ये सेकेंड वाले के लिए, इज इक्वल टू बेटा, है ना, ये आपसे क्या पूछा है, ये आपसे एक्चुअली पूछा तो यही है, डी टी बाई डी टी वाला फैक्टर आपसे पूछा गया है। तो ये जो है ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका k इंटू टी माइनस टी नॉट वाली फॉर्मेट में आ जाएगा। हमें जो चाहिए देखो, अच्छा वो के ए एरिया भी तो आएगा ना, ये बेटा के ए टी माइनस टी नॉट वाला, ये उसके लिए, और भाई दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा a1 और ये के a2 टी माइनस टी नॉट, ये फॉर्मेट। तो यहाँ से s सेम है, तो हमें तो ये वाली चीज़ चाहिए बेटा, डी टी बाई डी टी 1 ओवर डी टी बाई डी टी सेकेंड, ये रेशो हमें चाहिए था। तो ये देखो क्या आ गया a1 बाई a2, क्योंकि बेटा ये वाला फैक्टर सेम है, ये के सबके लिए सेम है, और ये मास इधर से आ जाएगा m2 बाई m1। कॉपर है तो डेंसिटी के बारे में कह सकते हैं, वॉल्यूम तो अलग अलग रहेगी। तो मास को कैसे लिखोगे भाई, डेंसिटी को आप मास अपॉन वॉल्यूम लिखते हो बेटा, तो मास को कैसे लिखोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। एरिया को क्या लिख दो, पाई r1 स्क्वायर, ये बेटा हो गया पाई r2 स्क्वायर। इसको कैसे लिखूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी हो जाएगी इसकी, स्फेयर है तो 4/3 पाई r1 क्यूब, और बेटा ये हो जाएगा डेंसिटी 4/3 पाई r2 क्यूब। तो आप यहाँ से देखोगे कि आपके लिए बेटा आंसर क्या आ गया, ये फाइनली पाई से सब कैंसिल आउट हो गया है। तो ये जो रेशियो आएगा दैट विल बी r1 बाई r2 रेज टू द पावर 5। तो r1 बाई r2 यानी कि बेटा ये हो गया 3/4 की पावर 5। दिस विल बी द आंसर टू योर क्वेश्चन। 3 और 2 5 बनेगा ना बेटा, 3 और 2 5, ठीक है। अच्छा ये बेटा ये एक सेकंड, ये m2 ऊपर है ना, तो ये आएगा, इसको ठीक कर लो, इसको ठीक कर लेना। तो ये आपका आंसर फाइनली आ जाएगा बेटा r2 बाई r1 आ जाएगा। फिर ये करो बेटा, नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं A एंड B सस्पेंडेड इन ए वैक्यूम चैम्बर विच इज़ मेंटेन्ड एट टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस। यानी कि बेटा जो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है आपका T0 वो है आपका 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ द हीट लॉस पर सेकेंड फ्रॉम द सर्फेसेज ऑफ द स्फेयर्स। दो पार्ट है, पहले कह रहे हैं कि अगर A का टेम्परेचर बेटा कितना है 60 डिग्री सेल्सियस और B का जो टेम्परेचर है वो है 55 डिग्री सेल्सियस, तो आपको रेट ऑफ हीट लॉस बताना है। तो हमने क्या कहा कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग तभी वैलिड है जब सराउंडिंग का टेम्परेचर और बॉडी के टेम्परेचर में 30 डिग्री से कम का डिफरेंस है। तो हाँ यहाँ पे वैलिड होगा इसका मतलब। तो बेटा ये बात मैं देख चुका हूँ आपका कि dq बाई डी टी है ना, माइनस dq बाई डी टी इज़ प्रोपोर्शनल टू t माइनस टी नॉट, ये मैं देख चुका हूँ। तो अगर मैं बात करूं कि रेट ऑफ हीट पहले वाले के लिए, मैं इसको बेटा E से लिख लेता हूं लेटर से, तो EA इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट के आ गया बेटा T, यानी कि A वाले का टेम्परेचर, A वाले का बेटा टेम्परेचर है आपका 60 डिग्री और सराउंडिंग का टेम्परेचर है 50 डिग्री। B वाले के लिए बात करें तो K इंटू बेटा B का टेम्परेचर है आपका 55 और इसका टेम्परेचर तो 50 रहेगा। इनका रेशियो आपको चाहिए, तो EA डिवाइडेड बाई EB जब आप करेंगे बेटा तो 10 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 2 एंड दिस इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट देखो बेटा, बी पार्ट में कह रहे हैं कि A और B का जो टेम्परेचर है वो 250 डिग्री सेल्सियस और 200 डिग्री सेल्सियस है। देयर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। सो एक बात बहुत ध्यान से रखनी है, बहुत दिमाग में रखनी है ये बात, सिंस टेम्परेचर डिफरेंस इज हाई वी कांट यूज
न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? याद करो स्टीफन बोल्ट्जमैन, जो स्टीफन इक्वेशन थी, स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन, स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन, वो क्या कहता है कि वो भी तो यही कह रहा था कि भाई जो dq बाई dt है इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 4 माइनस t नॉट की पावर 4। याद अगर आपको आ रहा हो कि भैया ये जो बॉडी हीट रेडिएट कर रही है उसका टेम्परेचर, और ये बॉडी ये सराउंडिंग का टेम्परेचर, ये बात हमने लिखी थी, ये इक्वेशन हम पहले लिख चुके हैं अगर आपको याद हो तो लेकिन आप ये ध्यान आपको रखना था कि ये जो टेम्परेचर आएगा बेटा, ये टेम्परेचर यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब केल्विन में होना चाहिए। तो अगर ए के लिए बात करूँ EA, तो बेटा देखो उसका खुद का टेम्परेचर है कितना, वो है 250 डिग्री सेल्सियस। तो 250 प्लस 273, क्योंकि केल्विन में रखना है, माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर 50 प्लस 273 इसकी पावर 4, और बेटा बी का जो टेम्परेचर है दैट इज़ 200, तो 200 प्लस 273 क्योंकि केल्विन में रखना है, माइनस 50 प्लस 273 की पावर 4। तो यहाँ से आप EA बाई EB कैलकुलेट करेंगे, ये 250 प्लस 273 523 की पावर 4 माइनस 323 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 473 की पावर 4 माइनस 323 की पावर 4। इसको बेटा जब सॉल्व करोगे तो ये 1.62 के आसपास आ जाता है सॉल्व करने के बाद। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी अराउंड 1.62। करो बेटा, नोट कर लो ये। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे दो आइडेंटिकल बॉडीज़ हैं ए और बी आपके पास, इनकी एमिसिविटी आपको दी हुई है, इसकी 0.01 है और इसकी 0.81 है, यानी कि इसका मतलब दे आर नॉट परफेक्ट ब्लैक बॉडीज़, है ना। परफेक्ट ब्लैक बॉडीज़ के केस में बेटा एमिसिविटी की वैल्यू क्या होती है? यूनिटी, यानी कि 1। दोनों का एरिया सेम दे रखा है। अब क्या कह रहे हैं द वेवलेंथ लैम्डा बी, है ना बेटा। आपको इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है ना, आपको एक बार देखने में लगेगा पता नहीं कि ना कितना भयंकर मुश्किल सा क्वेश्चन आ गया है, लेकिन एक बार थोड़ा सा एक बार तसल्ली से ना एक बार उसको पढ़ लोगे तो क्वेश्चन मुझे लगता है सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। द वेवलेंथ लैम्डा बी, और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इट इज़ मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ यहाँ पे लगेंगे, आप देखेंगे। द वेवलेंथ लैम्डा बी कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम स्पेक्ट्रल रेडिएंसी, वो जो है बी से इज शिफ्टेड फ्रॉम द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम स्पेक्ट्रल रेडिएशन ऑफ द ए बाय 1 माइक्रोमीटर। चलो कह रहा है कि अब जो इसको मैक्सिमम जो इंटेंसिटी मिली रेडिएशन की बी के रेस्पेक्ट में, है ना, उसको हमने क्या कर दिया, और जो ए की है उन दोनों में 1 माइक्रोमीटर की शिफ्टिंग है, 1 माइक्रोमीटर का डिफरेंस है। टेम्परेचर ऑफ ए आपको दे रखा है 5802 केल्विन है आपको। अच्छा, क्वेश्चन में आपको एक ये चीज़ भी दे रखी है कि जो इनका रेट ऑफ रेडिएशन है इज सेम फॉर बोथ, वो क्वेश्चन में दे रखा बेटा, दोनों के लिए सेम है वो जो रेट ऑफ रेडिएशन है वो। तो देखो बेटा इस केस में फिर कैसे करेंगे, स्टीफन लॉ की मदद से करते हैं, स्टीफन्स लॉ। एप्सिलॉन ऑफ ए इंटू उसका एरिया इंटू बेटा टी ए की पावर 4 और सिग्मा, ये ए के लिए हो गया। बी के लिए क्या लिखूंगा, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट बी ए, क्योंकि सेम है दोनों का, इसकी पावर 4। तो बेटा ये एप्सिलॉन ए की वैल्यू है आपकी 0.01, एरिया सेम है और सिग्मा भी सेम है, हटाई दिया है। टेम्परेचर ऑफ ए, टेम्परेचर ऑफ ए आपको गिवन है 5802 की पावर 4 इज इक्वल टू,
ये बेटा आपका हो गया 0.81 और टेम्परेचर बी की पावर 4, टेम्परेचर बी तो आपको कैलकुलेट करना है। तो बेटा इसको कैसे लिख सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ बी की पावर 4 इज इक्वल टू, ये हो गया 1/81 5802 की पावर 4। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5802 डिवाइडेड बाय, इस तरीके से लिख लो। तो बेटा टी बी इज इक्वल टू 5802 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा 1934 केल्विन। ये तो बेटा बी का टेम्परेचर आ गया, ऑप्शन ए आ गया, मल्टी करेक्ट ऑप्शन है बेटा इसमें। अब आप देखो कि मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन की बात हो रही है, तो यानी कि वेन्स लॉ की बात हो रही है बेटा, वेन्स लॉ की बात हो रही है। वो क्या कहता है कि लैम्डा इंटू टी इज कांस्टेंट, लैम्डा इंटू टी इज कांस्टेंट, ऐसी बात वो कह रहा है। चलो देखो अब बेटा एक बार ये नोट करो जरा, मैं इसके ऊपर ही यहीं पे इधर ही सॉल्व करने वाला हूँ इसको, या फिर इसको इधर से हटा देते हैं। चलो चलो देखो, तो वीन्स लॉ के हिसाब से बेटा क्या हो गया, लैम्डा ऑफ ए इंटू जो भी उसका टेम्परेचर है इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ बी इंटू वहाँ पे जो भी उसका टेम्परेचर है। तो ये क्या हो गया बेटा, लैम्डा ऑफ ए इंटू टेम्परेचर ऑफ ए इज़ 5802 इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ बी इंटू, बेटा टेम्परेचर ऑफ बी अभी आपने कैलकुलेट किया है वो 1934। तो बेटा लैम्डा ऑफ ए, 3 लैम्डा ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ बी, ये बेसिकली 3 पे कैंसिल हो जाएगा। तो एक लैम्डा ए और लैम्डा बी के बीच में रिलेशन आ गया। एक और आपको पता है क्या बेटा, यहाँ से ये बात तो समझ में आ गई कि लैम्डा बी ही बड़ा है, तो और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 माइक्रोमीटर है, माने कि लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए, ये बेटा 1 माइक्रोमीटर है आपका। तो भाई लैम्डा बी की जगह आप क्या पुट कर दो, 3 लैम्डा ए माइनस लैम्डा ए इज इक्वल टू 1। तो बेटा लैम्डा ए की जो वैल्यू है आपकी वो आ गई 1/2 माइक्रोमीटर। तो लैम्डा ए आ गया है, तो लैम्डा बी जो है बेटा वो कितना हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 माइक्रोमीटर। सो ऑप्शन बी। तो ऑप्शन ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चंस। करो बेटा, नोट करो इसको। कह रहे बेटा ये आपको इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का क्या है, आपको एक ग्राफ गिवन है, अलग अलग टेम्परेचर T1 T2 T3 के ऊपर आपको कंपेयर करना है टेम्परेचर्स को। भाई वेन्स लॉ से मैं क्या कह सकता हूँ कि लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी इज़ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई टी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एम, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ सबसे कम आएगी उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रहेगा। आप इधर जाओगे तो भैया क्या हो रहा है, लैम्डा बढ़ता जा रहा है, उधर लैम्डा घटता जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखो, मान लो ये लैम्डा 1 है, ये लिए आपके लैम्डा 3 हो गई और ये आपके लैम्डा 2 हो गई। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि सर लैम्डा 2 ग्रेटर देन लैम्डा 3 ग्रेटर देन लैम्डा 1। तो इससे ये भी समझ में आ गया कि सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर रहेगा वो T1 रहेगा, फिर बेटा T3 रहेगा और फिर बेटा T2 रहेगा। सो T1 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T2। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, नोट कर लो। देखो बेटा, कह रहा वी हैव 3 डिस्क ए एंड बी और उनका जो रेडियस है वो कितना है 2, 4 एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, एंड दे आर कोटेड विद द कार्बन ब्लैक। और उनके जो मैक्सिमम इंटेंसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है बेटा वो 300, 400 और 500 नैनोमीटर रिस्पेक्टिवली। क्यू ए, क्यू बी और क्यू सी जो है उनकी पावर एमिटेड हैं। आपको इनका बताना है कि किसकी पावर मैक्सिमम होगी।
देखो एक बात तो ये जो अभी हमने वेन्स लॉ से पढ़ा कि लैम्डा टी इज़ कांस्टेंट, ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। तो भाई कैसे लिखें इसको, लैम्डा फॉर ए, तो ए की जो लैम्डा है वो कितना है, ए का लैम्डा आपका 300 इंटू टेम्परेचर ऑफ ए, इट शुड बी इक्वल टू 400 टेम्परेचर ऑफ बी एंड इट शुड बी इक्वल टू 500 टेम्परेचर ऑफ सी। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 3TA इज इक्वल टू 4TB इज इक्वल टू 5TC। और मैं कहता हूँ इसको कुछ कांस्टेंट आप मान लो, लेट अस से कि ए मान लो उसको कुछ, ये लो। अगर पावर की बात करूं तो बेटा पावर, ये तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी वाला केस आ गया, तो पावर को आप कैसे लिखोगे, सिग्मा ए टी की पावर 4, ये प्रोपोर्शनलिटी आएगी। तो अगर बेटा मैं ए के लिए लिखना चाहूँ तो देखो ए के लिए सिग्मा और उसका एरिया कैसे लिखूँगा, पाई इंटू, है ना, यहीं पे एक बार लिख के देख लो, जब किसी के लिए लिखोगे तो आप क्या लिखो, सिग्मा पाई आर स्क्वायर, ऐसे लिख दोगे इसको। तो सिग्मा पाई तो कांस्टेंट है, चलो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं सिग्मा पाई आर ए का स्क्वायर और टी ए की पावर 4। तो आप यहाँ पे देखो कैसे लिखो, सिग्मा पाई आर ए बेटा आपका कितना है वो 2 और टी की पावर 4, तो टेम्परेचर आपका कितना है A/3 इसकी पावर 4। तो बेटा ये जो QA आपका आ रहा है ये कितना आ गया, सिग्मा पाई 4 A की पावर 4 डिवाइडेड बाय 81, तो इट विल बी 4/81 सिग्मा पाई A की पावर 4, ये QA आ गया। सिमिलरली बेटा QB कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो QB विल बी इक्वल टू को सिग्मा उसका एरिया पाई इंटू 4 का स्क्वायर दैट इज 16, और बेटा ये क्या हो गया, A डिवाइडेड बाय TB की अगर मैं बात करूँ इस वाली इक्वेशन से, तो A डिवाइडेड बाई 4 इसकी पावर 4। तो QB इज इक्वल टू 16 सिग्मा पाई A की पावर 4, और बेटा ये 16 इंटू 16 हो गया, इट इज़ सिग्मा पाई A की पावर 4 डिवाइडेड बाई 16, ये QB की वैल्यू आ गई। और इसी तरह से QC की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटू पाई इंटू बेटा उसका रेडियस है 6 का स्क्वायर इंटू A अपॉन TC विल बी A/5 की पावर 4। तो बेटा हमारे पास QA आ गया, QB आ गया और QC आ गया। तो यहाँ से देखो अगर हम कंपेयर करें तो बिल्कुल हम क्या कह सकते हैं कि QB इज़ मैक्सिमम। QB बेटा आपका क्या रहेगा, QB आपका मैक्सिमम रहेगा, या जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। तो देखो आपको वेवलेंथ का रेशो, वेवलेंथ की बात कर रखी थी, टेम्परेचर नहीं पता था, बट रेशो की बात हुई थी तो हमने इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। नोट करो बेटा इसको। देखो बेटा ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ सवाल है ये, द पावर रेडिएटेड बाय ए ब्लैक बॉडी इज P एंड इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ ऑफ लैम्डा नॉट। If the temperature of the black body is now changed so that it radiates maximum energy at wavelength 3/4 lambda, ठीक है। तो देखो कोई बात नहीं बेटा, पहली बात तो ये कि लैम्डा नॉट टी बराबर होना चाहिए 3/4 लैम्डा नॉट इंटू कुछ नया टेम्परेचर T डैश। एक बात तो ये वेन्स लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट से, तो लैम्डा नॉट से लैम्डा नॉट चला गया तो T नॉट की वैल्यू बेटा आ गई 4T/3, माने कि इनिशियल टेम्परेचर अगर T था तो अब टेम्परेचर कितना हो गया है, अब टेम्परेचर आपका 4T/3 हो गया। अब भाई जो पावर रेडिएशन है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, जो पावर है वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी किसके, T की पावर 4 के। तो यानी कि अगर इनिशियली पावर P थी और बाद में NP है तो P अपॉन NP इट शुड बी इक्वल टू बेटा इनिशियल टेम्परेचर T था और अब टेम्परेचर 4T/3 है इसकी पावर 4। सो 1/n इज इक्वल टू T से T कैंसिल बेटा, ये हो गया 81, 3 × 3 9, 9 × 9, और ये बेटा हो गया 16 × 16 दैट इज़ 256।
तो बेटा n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 256 डिवाइडेड बाय 81। सो द आंसर इज ऑप्शन डी। सिंपल सा क्वेश्चन, नीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, नोट कर लो। देखो बेटा ये क्वेश्चन, करेक्ट, कोई स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, वो 450 पावर रेडिएट कर रही है 500 केल्विन के टेम्परेचर पे। कह रहे कि अगर रेडियस को आपने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, आधा कर दिया, और टेम्परेचर को डबल, तो नई पावर कितनी होगी? भाई पावर का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, वो क्या है, सिग्मा ए टी की पावर 4, है ना। परफेक्ट ब्लैक बॉडी के केस में यही आता है आपका। तो यानी कि बेटा पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू टी की पावर 4, और ए की जगह में क्या लिख देता हूँ भाई, आर की पावर 2 इंटू टी की पावर 4। ये हो गया बेटा। इनिशियली पावर आपकी 450 है, उस टाइम पे बेटा उसका रेडियस जो है वो रेडियस मान लो r है और टेम्परेचर T है, तो r² टी की पावर 4। ये पहली इक्वेशन। बाद की पावर तो मान लो P है, बाद में जो रेडियस जो आपने किया है वो हाफ कर दिया, माने कि r/2 का होल स्क्वायर, और बेटा टेम्परेचर आपने डबल कर दिया, यानी कि 2t की पावर 4। तो जो नई जो ये पावर आ रही है, ये देखो कितनी आ रही है बेटा, ये r²/4 इंटू 16t की पावर 4। तो बेटा ये आ गया 4 इंटू r² और t की पावर 4। तो r² t की पावर 4 की वैल्यू है बेटा 450। तो जो आपकी नई पावर आएगी दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 450। तो आंसर इज 1800 वाट। ऑप्शन डी इज द आंसर। कर लो नोट। देखो बेटा ये डायरेक्ट क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे जरा क्वेश्चन करते हैं। करेक्ट, बॉडी जो है वो 3T से 2T में 2T टेम्परेचर हो गया 10 मिनट में आप, और रूम टेम्परेचर T है। आपको ये मानना है कि न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है, आपको बताना है बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अगले 10 मिनट में क्या होगा। बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के जितने भी क्वेश्चन आएंगे स्टैंडर्ड पैटर्न है, उसी पैटर्न पे सवाल होना है, इधर उधर कुछ हो ही नहीं सकता, उसमें स्टैंडर्ड सा फॉर्मेट है। आपने क्या डिराइव किया था याद करो, ln T माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ K इंटू टी, ये डिराइव किया था। तो एक काम कर लेते हैं बेटा कि यहाँ पे आपको लिमिट रखनी पड़ेगी T1 से लेकर के T2 की। तो बढ़िया ये है कि ऐसा कर लेते हैं कि हम इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं ln T2 माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय T1 माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ KT। ये फॉर्मूला ही आपके काम आएगा। अब आप कहोगे सर T2 क्या है, T1 क्या है? T2 आपका बेटा क्या रहेगा, T2 विल बी योर फाइनल टेम्परेचर, T2 विल बी योर फाइनल टेम्परेचर, T1 आपका बेटा इनिशियल टेम्परेचर रहेगा, ये जो फॉर्मूला है इसमें, और भाई जो ये T0 है ये आपका सराउंडिंग टेम्परेचर है। हर सवाल में ऐसा ही दिया होगा कि इतने से इतने तक इतना समय लिया, इतने से इतने तक इतना समय। ये इक्वेशन 2 बार इस्तेमाल करेंगे और सवाल हो जाएगा। देखो कैसे। पहला केस बेटा, फर्स्ट केस, पहले केस में कह रहे हैं कि टेम्परेचर 3T से 2T हो गया 10 मिनट के अंदर रूम टेम्परेचर। तो भैया देखो जरा, ln आपका देखो फाइनल टेम्परेचर बेटा 2T हो गया है ना, या आप किसी को भी लिख सकते हो, किसी को पहले लिख लो। मान लो इनिशियल आपने लिखा कि भाई 3T था, 3T माइनस T, और भाई फिर क्या कितना हो गया आपका 2T हो गया, 2T माइनस T इज इक्वल टू माइनस ऑफ K इंटू 10। इतना समय लगा आपको, ऐसे लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं। ये बेसिकली T2 और T1 को आप इंटरचेंज भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा केस, अच्छा तो इसको बेटा ऐसा लिख दूँ, ln ये बेटा 3T माइनस T2 और ये बेटा ln 2 इज इक्वल टू माइनस 10K। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई एक तरह से। अब भाई दूसरे वाले पार्ट में देखो, दूसरे वाले पार्ट में बेटा क्या हुआ है कि अब आपसे पूछा है द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 10 मिनट, अगले 10 मिनट में क्या होगा। माने कि जब आप ऑब्जर्वेशन शुरू कर रहे हैं उस टाइम पे आपका टेम्परेचर 2T है और फाइनल टेम्परेचर पूछा गया है। तो ln
ऐसे लिख दूँ मैं भाई, मान लो फाइनल टेम्परेचर जो है, अच्छा पहले 2T है, फिर आपका T हो गया बेटा, और अब फाइनल टेम्परेचर TF मान लो, और इनिशियल टेम्परेचर यही था आपका। इट शुड बी इक्वल टू -10K, क्योंकि इसमें भी 10 मिनट ही लग रहे हैं। तो बेटा ये इक्वेशन क्या बनेगी, ln T/TF - T इज इक्वल टू -10K। अब आप देखो, जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी और इक्वेशन नंबर 2 जो है, इन दोनों का जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है। तो बेटा इसको कैसे सॉल्व कर देंगे, मैं ज़रा यहाँ से रब कर देता हूँ, मैं इधर से इसको रब कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई 2 शुड बी इक्वल टू 2T/TF - T। तो 2TF - 2T इज इक्वल टू T, 2TF इज इक्वल टू 3T एंड TF इज इक्वल टू 3T/2। ये आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। सिंपल यही दो इक्वेशंस आपको 2 बार यूज़ करनी है बेटा। आप जितने भी अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे, यू विल फाइंड कि सिमिलर पैटर्न पर ही सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर कूल्स फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस इन द फर्स्ट 5 मिनट्स। तो देखो बेटा इसमें ना कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है। एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है, ln T - T0 है ना, यही तो था। इसमें लिमिट्स पुट करनी थी बेसिकली बस हमें, है ना, ln T - T0 है ना। आप वो कहीं से भी कहीं लिमिट पुट कर सकते थे। अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ कैसे करेंगे इसको। मैं कहता हूँ कि चलो इस फाइनल फार्मूले को ऐसे लिख लें, ln T2 - T0 ओवर T1 - T0 इज इक्वल टू -KT। तो भाई ऐसा है कि टेम्परेचर 70 डिग्री से 60 चला गया और T0 की वैल्यू जो है वो तो आपसे पूछी है, T0 की वैल्यू तो पूछी। तो देखो मैं ऐसे कर देता हूँ भाई, 70 से 60 हुआ है ना, तो ये 70 - T0 से 60 हुआ है, 60 - T0। और इस पूरे समय में, इस पूरे प्रोसीजर में जो आपको समय लगा वो 5 मिनट का समय लगा। ये पहली इक्वेशन हो गई आपकी। सिमिलरली जो आपका केस नंबर 2 है बेटा, उसमें देखो कैसे करेंगे, ln आपका जो टेम्परेचर है बेटा 54 डिग्री सेल्सियस से, आपको 54 चाहिए आपको इन द फर्स्ट 5 मिनट्स एंड टू 54 डिग्री सेल्सियस इन द नेक्स्ट 5 मिनट। तो इसका मतलब 60 तक तो यहाँ हो ही गया था। अब आपका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से 54 डिग्री सेल्सियस में गया अगले 5 मिनट के अंदर। तो माने कि 60 - T0 और कहाँ गया है 54 - T0, और ये भी 5 मिनट का ही समय लगा है। तो बेटा दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर होना चाहिए। तो उससे हमारे पास क्या आ गया, 70 - T0 ओवर 60 - T0 इट शुड बी इक्वल टू ये आ गया आपके पास। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 70 - T0 इंटू 54 - T0, और बेटा ये हो गया आपका 60 - T0 का होल स्क्वायर। तो प्लस T0 स्क्वायर ये आ गया बेटा। T0 स्क्वायर से T0 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से बेटा आपकी इक्वेशन आ जाती है, ये हो गया बेटा 124 180 इज इक्वल टू 4 T0 बेटा। तो जो आपका टेम्परेचर आ गया बेटा सराउंडिंग का, दैट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू 45 डिग्री सेल्सियस। आप देखो फिर से वही पैटर्न यूज़ किया है, सिमिलर पैटर्न है, कोई नया पैटर्न बार बार इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसी से करेंगे। देखो बेटा कह रहा है कि एक कोई बॉडी है
वो 60 डिग्री से 55 डिग्री सेल्सियस कूल हो जाती है 30 सेकेंड्स में ही। आपको बताना है 55 डिग्री सेल्सियस से आगे 50 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर आने में कितना समय लगेगा। फॉर्मूला वही है ln T2 मानो 60 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 55 माइनस 45 इज इक्वल टू बेटा माइनस ऑफ 30K। तो इसको कैसे लिखेंगे ln, ये बेटा आपका हो गया 15 और ये बेटा आपका हो गया 10 इज इक्वल टू माइनस 30K, और यू कैन राइट ln 3/2 इज इक्वल टू माइनस 30K। ये पहली इक्वेशन। दूसरे वाले पार्ट में क्या है 55 से 50 होने में, तो सेकंड केस 2 ln 55 माइनस 45 ओवर 50 माइनस 45 इज इक्वल टू, समय तो पूछा हमसे, माइनस ऑफ KT। ये लो, तो बेटा ये क्या हो गया ln, ये हो गया 10 और ये 5। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आई आपके पास, ln 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ KT। तो एक काम करो, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। ln 3/2 ओवर ln 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 30K ओवर माइनस ऑफ KT। K से K कैंसिल आउट हो गया बेटा। इसको ऐसे लिख सकता हूँ ln 3 माइनस ln 2 डिवाइडेड बाय ln 2 इज इक्वल टू 30/T। तो T की वैल्यू आ जाएगी बेटा 30 ln 2 ओवर ln 3 माइनस ln 2। जब ln 2 की और ln 3 की वैल्यू जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, वी विल गेट टाइम इज अराउंड 51 सेकेंड्स। जो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आएगी इसकी बेटा वो 51 सेकेंड्स आ जाएंगी जब हम ln 3 की ln 2 की वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो करो बेटा, इसको नोट करो। Grab body cools in 7 minutes from 60 degree Celsius to 40 degree Celsius. What will be its temperature after the next 7 minutes? Temperature of the surrounding is 10 degree Celsius. Same वही तरीका बेटा, केस 1 ln टेम्परेचर है 60 माइनस 10 और भाई फिर हो गया 40 माइनस 10 और इसमें जो समय लगा है वो 7 मिनट, तो माइनस 7K। तो बेटा ये हो गया ln 5/3 इज इक्वल टू माइनस 7K। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड केस में क्या चाहिए आपको, सेकेंड केस में करें कि अगले 7 मिनट के बाद क्या टेम्परेचर होगा। तो भाई इसका मतलब क्या होगा, 40 डिग्री से मान लो फाइनल टेम्परेचर आपका TF होना है। तो क्या लिखूं, ln 40 माइनस 10 डिवाइडेड बाई TF माइनस 10, और ये बेटा अगले 7 मिनट की बात करें तो माइनस 7K। तो बेटा ये हो गया ln 3 ओवर TF माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 7K। दोनों इक्वेशंस में राइट हैंड इक्वल है, तो बेटा लेफ्ट हैंड को भी इक्वल होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा कि ln 5/3 को इक्वल होना पड़ेगा ln 3 ओवर TF माइनस 10K। इसका मतलब कि 5/3 जो है इट शुड बी इक्वल टू 3 ओवर TF माइनस 10। तो 5 TF माइनस 50 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9। तो बेटा 5 TF इज इक्वल टू, कहीं कुछ मुझे लग रहा है कैलकुलेशन में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। ये बेटा यहाँ पे 30 आएगा, ये दिस विल बी योर 30, ये 30 आएगा। तो बेटा ये आ गया आपका 5 TF माइनस 50 इज इक्वल टू 90, तो ये 140। 28 डिग्री सेल्सियस विल बी योर फाइनल टेम्परेचर। नोट करो बेटा ये। देखो बेटा
कह रहे कि एक ब्लैक बॉडी है 727 डिग्री सेल्सियस पे, इट एमिट्स एनर्जी एट अ रेट विच इज़ प्रोपोर्शनल टू। तो भाई एमिट्स एनर्जी एट अ रेट यानी कि पावर की बात कर रहा है, एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। लेकिन ये जो टेम्परेचर है बेटा किस में होना चाहिए, ये टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। तो बेटा टेम्परेचर केल्विन में कितना हो जाएगा, 727 प्लस 273, तो ये 1000 हो गया। तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1000 की पावर 4। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्लैक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है 1227 डिग्री सेल्सियस और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम जहाँ इंटेंसिटी आ रही है वो वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम। कह रहा है टेम्परेचर अगर बॉडी का 1000 डिग्री सेल्सियस इज़ इंक्रीज्ड बाय, इतना और बढ़ा दिया तो मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो पहले तो बेटा ये जो टेम्परेचर इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो ज़रा। तो 1227 बाई 273 ऐड करो इसमें, तो बेटा 1500 केल्विन आया और बाद में 1000 और बढ़ा दिया तो बाद का टेम्परेचर हो गया 2500 केल्विन। तो 1500 इंटू बेटा इसके कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा क्या था आपका 5000, इट शुड बी इक्वल टू लैम्डा इंटू बाद का टेम्परेचर है 2500। तो 2500 ये 2 पे कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3000 एंगस्ट्रॉम। तो 3000 एंगस्ट्रॉम पे अब आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। तो दिस इज़ हीट ट्रांसफ़र। ये पूरा का पूरा रेडिएशन का पार्ट हमने पूरा कर लिया। हीट जो ट्रांसफ़र है बेटा वो चैप्टर अब अपना क्या हो गया है, कंप्लीट। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। थैंक यू।